हिस्ट्री को स्टार्ट किया है। और मॉडर्न हिस्ट्री में खासकर माना जाता है कि आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपियों के आगमन से जुड़ा है। हालांकि पूरी तरीके से सही नहीं है, कि मध्यकाल से ही यूरोप में बहुत सारा जो है सुधार होने लगा था। खासकर औद्योगिक क्षेत्र में 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया। जब भारत 15वीं से जो कह लीजिए 16वीं-17वीं शताब्दी में लड़ाइयों से जूझ रहा था, तो यूरोप में हो रहा था। विनिर्माण के लिए बहुत सारी प्रौद्योगिकी तकनीकी विकसित की जा रही थी। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेज, खासकर अंग्रेज को नया वर्ड यूज करके यूरोप निकलते हैं। खोज के लिए निकले क्यों थे? क्योंकि उनको चाहिए बाजार, उनको चाहिए था ईसाई धर्म को परिवर्तित करने वाला, और साथ साथ वो जो है 13वीं-14वीं शताब्दी में जब मार्को पोलो यहाँ आ रहा है, तो जितना भी समृद्धि का मामला है वो कहाँ पे गाता है? यूरोप में। तो मैंने फिर ये बताया था कि 12वीं शताब्दी से लगभग 15वीं शताब्दी तक जो भारत के कह लीजिए पूर्वी भारत भी आ रहा है, बहुत सारे देश आ जाते हैं इधर, तो पूर्वी क्षेत्र पर किसी का बोलबाला एकाधिकार में रहा है, तो इटली का रहा था। 12वीं से 15वीं शताब्दी कि पूर्वी क्षेत्र से व्यापार किया। उसको देख, पूर्वी क्षेत्र में से मान लीजिए चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, मध्य एशिया के वो बहुत सारा सामान लाता था और यूरोप में बहुत महंगे दामों पर बेचता था। इसलिए इटली का वेनिस शहर बहुत समृद्धशाली होता रहा। इससे जो है ईर्ष्या होने लगी, खासकर पुर्तगाल स्पेन को, और खासकर वहीं ईर्ष्या के कारण स्पेनिश कई सारे, जैसे पहला स्पेनिश व्यक्ति कौन है? बस वो खोज के निकलता है भारत, खासकर पूर्वी क्षेत्र में, लेकिन पहुंच कहाँ जाता है? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका की खोज भी की उसने। फिर जो हम लोग देखते हैं उसके बाद का जो मामला देखें, तो पुर्तगाल में मैंने कहा था हेनरी थे, राजकुमार हेनरी ने, उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के समुद्री मार्ग की खोज में लगा दिया। फिर मैंने बताया था 1487 में बर्थोलोमियो डियाज है, बर्थोलोमियो डियाज निकलता है भारत की खोज के लिए, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है और 1488 वापस जाता है। फिर मैंने कहा 98 ईस्वी को कालीकट, केरल में स्थित कालीकट बंदरगाह पर कौन पहुंचा? वास्को डी गामा पहुंचा, पुर्तगाली नाविक था। किसकी सहायता से पहुंचा? गुजरात के अब्दुल मजीदी के मार्गदर्शन में पहुंचा। और फिर वो वहां से काफी धन कमा के वहां से वापस भी चला आता है। जब भारत तक पहुंचा था तो उसका हिंदू शासक वहां के जमोरिन थे, उन्होंने भव्य स्वागत किया था। अब उसके बाद की कहानी हम लोग देख रहे हैं। देखिए फिर क्या होता है, जो है पुर्तगाली राजकुमार या सम्राट, पुर्तगाली राजकुमार मैनुअल प्रथम ने भारत, पारस तथा अरब के साथ व्यापार करना घोषित किया। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राइट, तो मैनुअल प्रथम की बात रखेगा, 1501 भी याद रखेगा। नहीं बढ़ेगा, फिर हम लोग घटा रहे इसको। हाँ देखिए क्या मामला है, फिर से हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या मामला। फिर इसके बाद देखते हैं पेड्रो अल्वारेज क्रेबाल पेड्रो अल्वारेज क्रेबाल के नेतृत्व में, समझिएगा, जो पुर्तगाल का सम्राट है वो पेड्रो अल्वारेज क्रेबाल के नेतृत्व में, किसके साथ? जो अभी इससे पहले आए थे उनके साथ कौन है? बार्थोलोमियो डियाज को भारत भेजता है। रात 13 जहाजों के साथ 1200 सैनिकों के साथ उतरता है। किसको पराजित करने के लिए? जमोरिन को पराजित करने के लिए। किससे लड़ाई करता है? अरबों से भी लड़ाई करता है। मतलब अरब, भारत में मैंने बताया था पुर्तगाली जब आए थे तो उनको सबसे बड़ा चैलेंज था कौन? किसको यहाँ पर हराना? अरबों को हराना, कि यहाँ पर अरब व्यापारी पहले से भारत में व्यापार कर रहे थे। तो समझिएगा जो है पुर्तगाल का सम्राट जब ये वापस जा रहे हैं, कौन वापस चला गया था? इसके बाद कौन के नेतृत्व में, किसके साथ? डियाज के साथ। डियाज, वही डियाज जान गए होगे ना,
डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज के साथ के नेतृत्व में डियाज के साथ भारत पहुंचा। बताया जाता है 13 जहाज थे, 1200 सैनिक थे, एक बड़ा बेड़ा था। 13 जहाज लगभग 1200 सैनिकों के साथ पहुंचा और इसने किसको पराजित किया? जमोरिन को पराजित किया। जमोरिन को पराजित करने के लिए अरबों से लड़ना पड़ा। क्लियर? फिर ये इसने कहां पर अपना व्यापार, अपने जो हितों को सुरक्षित रखा? कोचीन, कन्नौर से लाभ कमाकर वापस चला गया। वहां से लाभ मतलब कालीकट में इसकी दाल गली नहीं, किसकी? पेड्रो अल्वारेज की। कालीकट में विरोध कौन सा कर रहा है? जमोरिन। क्लियर? तो उसने अपना विकल्प के तौर पे किसको देख लिया? कोचीन और कन्नौर को। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद फिर एक नई घटना हो रही है। बढ़े हटाए क्या? चलिए इधर हटाए। अब देखिए, अच्छा जब वास्को डिगामा पहुंचा था तो वास्को डिगामा भी केप ऑफ गुड होप से होकर कहां पहुंचा है? कालीकट। और वो इससे पहले बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप से क्या हो गए थे? वापस चले गए थे। क्लियर? तो पहुंच भी रहा है और वापस जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग देखिए किसके बारे में? पेड्रो अल्वार, ये भी हो गया ये। और फिर अब देखिए अक्टूबर 1502 ईस्वी में कौन फिर वापस भारत आता है? वास्को डिगामा भारत आया। फिर भारत आया। जमोरिन को विद्रोह झेलना पड़ा। जमोरिन को क्या झेलना पड़ा? जमोरिन का विरोध झेलना पड़ा। विरोध लिखेगा, विरोध। जमोरिन का विरोध झेलना पड़ा। क्लियर? तो ये भी है। और बाद में यहीं पर इनकी क्या रहती है? बाद में भारत में इनकी मृत्यु रहती है। किसकी? जो है वास्को डिगामा की। तो समझिएगा वास्को डिगामा एक तो आ रहा है जो है 17 मई 1498 को, एक आ रहा है अक्टूबर 1502 को। क्लियर? अब जमोरिन स्वागत नहीं कर रहे हैं, अब जमोरिन क्या कर रहे हैं? इनका विरोध कर रहे हैं। ये भी याद रखिएगा। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ये मैंने नक्शा मुझे बता दिया था मैंने शुरू में ही। यहाँ पर स्पेन था, स्पेन से कोलंबस निकला था, कहाँ पहुँच गया था? उत्तरी अमेरिका में। ये बीच में कोई सागर जो पड़ता है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। फिर बच्चों यहाँ पर कौन है? हिंद महासागर पर कब्जा कौन शुरू में जमाए हुए हैं? अरब व्यापारी। अरब पूरा हिंद पे कब्जा जमाए हैं, भारत पे व्यापार कर रहे हैं। फिर यहाँ से आने वाला कौन है? पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप से कहाँ पहुँचा था? भारत के कालीकट बंदरगाह पहुँचा था। वहाँ पर जो है जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। फिर ये वापस चला आता है बहुत ज़्यादा लाभ कमा के। फिर मैंने कहा था वहाँ का सम्राट जो है पेड्रो अल्वारेज कैबल के नेतृत्व में डियाज भी इन्हीं के साथ होते हैं। कहाँ भेजा? भारत भेजा। 13 लगभग जहाज थे, 1200 सैनिक थे। उनका जमोरिन को पराजित करने के लिए उनको किससे लड़ना पड़ा? कि जमोरिन का साथ कौन दे रहे थे? यहाँ पे अरब दे रहे थे। कौन दे रहे थे? अरब व्यापारी। अब उसके बाद कहानी किस समय ट्विस्ट क्या आता है? दोबारा फिर आ रहा है अक्टूबर 1502 में कौन? वास्को डिगामा। फिर यहाँ पर जमोरिन का इसको विरोध झेलना पड़ा। और बाद में क्या हो रहा है समझिएगा, क्या इसकी मृत्यु भी हो रही है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे बढ़ना है। देखिए कोचीन और कालीकट दो आपस में लड़ते रहते थे और पुर्तगालियों ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया। पुर्तगालियों ने जब देखा कालीकट में दाल गलने वाली नहीं है तो उन्होंने अपना पहला व्यापारिक किला या कह लीजिए अपना जो पहला व्यवसाय संबंधित किला या कोठी कहाँ पर बनाया? कोचीन में बनाया। क्योंकि कोचीन और कालीकट क्या थे? एक शत्रु एक दूसरे के थे। तो कालीकट राजा से नहीं निपटी तो कोचीन ने कहा जाओ हम तुम्हारा क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। इसका फायदा उठाते हैं। तो ये भी याद रखेगा पहली यूरोपीय व्यापारी किला 1503 में कहाँ स्थापित हुआ? कोचीन में। 1503 ईस्वी में
पहला यूरोपीय किला, यूरोपीय किला कोचीन में पुर्तगाली द्वारा स्थापित अब देखो एक और चीज, जब ये स्थापित हो रहा है तो 1503 में, 1503 ईस्वी में पुर्तगाली स्क्वाड्रन पुर्तगाली स्क्वाड्रन या कह लीजिए पुर्तगाली, कह लीजिए सेनापति के रूप में, अब सेनापति के लिए ज्यादा अच्छे है, पुर्तगाली सेनापति के रूप में अल्बुकर्क नियुक्त हुआ था। कौन हुआ था? अल्बुकर्क कौन नियुक्त हुआ था? ये का क्लियर, अल्बुकर्क नियुक्त हुआ था, और बताते हैं अल्बुकर्क ने ही किसकी स्थापना की थी? इस किले की। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए, पहला यूरोपीय किला कोची में बनाया गया, उसको स्थापित किसने कराया था? अल्बुकर्क। ये किसके समय स्थापित हुआ? उसमें उस समय कौन था? अल्बुकर्क। अभी ये यहाँ पे वो थोड़ी है, अभी यहाँ ना वायसराय है भी, ना यहाँ पे कह लीजिए कर्नल है, जनरल है, जो भी कह लीजिए जिसमें प्रमुख, गवर्नर नहीं है। ये भी केवल एक सेनापति के रूप में, मतलब जो है स्क्वाड्रन उस समय जो कहते थे, पुर्तगाली स्क्वाड्रन के रूप में 1503 में कौन नियुक्त हुआ था? अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क के समय में ही, या अल्बुकर्क ने ही कोची में पहला किला स्थापित किया था। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, कहाँ से? कि एक शक्ति के रूप में पुर्तगाली गवर्नर कौन स्थापित किए जा रहे हैं? उनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब देखिए, पुर्तगाल के सम्राट क्या कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि पुर्तगाली हितों का संरक्षण हो सके, उनके हितों को बढ़ावा दिया सके, इसलिए भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के रूप में एक गवर्नर नियुक्त करते हैं। उस गवर्नर का लक्ष्य क्या था? उस गवर्नर का लक्ष्य था खासकर भारत पर अपना व्यापार नियंत्रण मजबूत करना, प्लस हरमुज पर अपना कब्जा स्थापित करना। हरमुज समझ गए? फारस का व्यापार होता था। मलक्का पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, और अदन की खाड़ी पर अपना नियंत्रण क्या करना? स्थापित करना। कह सकते हो जो अभी मैंने नक्शा देखा था, इस नक्शे में देखा जाए कहाँ कहाँ नियंत्रण स्थापित करना। यहाँ पर बच्चों आपका ये ऐसे जब नीचे आओगे तो जो है मलेशिया वगैरह पड़ेगा, और यहीं पर आपका कौन है? जावा सुमात्रा है। तो यहाँ पर एक ऐसे जलसंधि जाती है, निकलते, उसी को कहते हैं मलक्का जलसंधि। कौन सी जलसंधि है? तो यहाँ का व्यापार ऐसे आता है, तो मलक्का पर नियंत्रण स्थापित करना। यहाँ पर बच्चों ये आपका पड़ता है, यहाँ पर फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित करना, अदन की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित करना। ये सब उसके क्या थे? टारगेट में थे। क्लियर? प्लस एक अंदाजीवा करके एक द्वीप है भारत में, या कह लीजिए क्षेत्र, अंजादीवा क्षेत्र, उसको अपने नियंत्रण में लेना, कोचीन को अपने नियंत्रण में लेना, कई सारे द्वीप हैं उनको अपने नियंत्रण में लेना। खासकर कुल मिला के पुर्तगाली शक्ति को क्या करना? स्थापित करना। और जो हिंद महासागर है, इस पर से अरबों का नियंत्रण क्या कर देना? हटाकर अपना नियंत्रण स्थापित करना। ये किसको काम दिया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। क्लियर? अब आइए हम लोग देख रहे हैं क्या मामला। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के विषय में क्या है? इनकी नियुक्ति हो रही है 1505 में भारत के गवर्नर के रूप में। कितने वर्ष के लिए हो रहे हैं? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के नियुक्त हो रहे हैं? 3 वर्ष के लिए। फिर जो कहा जाए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के रूप में इन्होंने क्या क्या किया? सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इन्होंने हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और इसको स्थापित करने के लिए उन्होंने कौन सी व्यवस्था चलाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी व्यवस्था चलाई? क्वेश्चन आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर ने प्रारंभ की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। प्लस कॉर्टेज व्यवस्था भी उसी के तहत आती है। कौन सी व्यवस्था? कॉर्टेज व्यवस्था भी किसने शुरू की? अल्मीडा ने। अब आ जाइए, 2 और याद रखिएगा, चौल का युद्ध। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। एक चौल का प्रथम युद्ध है, एक कौन है? दीव का युद्ध है। ये चौल का द्वितीय युद्ध। चौल का प्रथम युद्ध भी इसकी चर्चा करेंगे, 1508 में हो रहा है, 1509 में हो रहा है।
चौल के युद्ध में, एक में जो पहला युद्ध होता है चौल का पहला युद्ध 1508 में, उसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का लड़का लोरेंको डी अल्मीडा मारा गया था। देखो क्या हुआ है, मैटर समझिए थोड़ा सा। किसकी नियुक्ति हो रही भारत में? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। पुर्तगाल का सम्राट नियुक्त कर रहा है। कब नियुक्त कर रहा है? 1505 में। कितने वर्षों के लिए? मेन इनका टारगेट 3 वर्षों के लिए। उसका वो क्या चाहता है? वो चाह रहा है भारत में स्थिति मजबूत करे, अरब को यहाँ से बाहर खदेड़े, ठीक है। और खासकर वो मलक्का है, हरमुज है, या हरमुज के लिए फारस के लिए अदन की खाड़ी से क्षेत्रों पर क्या करें? अपनी स्थिति मजबूत करें। प्लस भारत में कुछ क्षेत्र हैं दक्षिण के, उन पर भी अपना कब्जा क्या करें? कब्जा करें कह लीजिए। फिर ये करने के साथ साथ उसके लिए क्या कहा गया, ध्यान रखिएगा, उसको ये भी चैलेंज दिया गया कि हिंद महासागर में अपनी स्थिति क्या करो? मजबूत करो। अब देखिए उसने क्या किया, हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौन सी पॉलिसी चलाई? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को कॉर्टेल व्यवस्था भी के रूप में भी जाना जाता है। फिर मैंने एक बात कही जिक्र कि 2 युद्ध हो रहे हैं। कौन? 1508 का एक युद्ध है, चौल का प्रथम युद्ध कहा जाता है। अब इस प्रथम युद्ध में क्या समझेगा, मिस्र देश पड़ रहा है। वेनिस के व्यापारी मिस्र को भड़काए दे रहे हैं कि आपका जो हिस्सा पुर्तगाली खा जाएंगे आगे। आप अरब से, आपके जो व्यापारी हैं, अरब हैं, सब व्यापार आपका होता है मध्य एशिया में, ये सब कौन हक पे ले रहा है? पुर्तगाली। तो मिस्र वाले किसके सामने खड़े हो रहे हैं भारत में लड़ाई करने के लिए? पुर्तगालियों के सामने। गुजरात और मिस्र दोनों की संयुक्त सेना किससे लड़ती है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की सैनिक सेना से। उस युद्ध को कहते हैं चौल का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? चौल का, ठीक है। क्योंकि चाउल युद्ध आ जाता है, तो चाउल या चौल का युद्ध कब हुआ? 1508 में हुआ, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का पुत्र लोरेंको डी अल्मीडा क्या हुआ? मारा गया। उसके बाद एक युद्ध होता है 1509 में, इसका बदला लेता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को बुरी तरीके से पराजित कर देता है और दीव क्षेत्र पर क्या करता है? फिर से कब्जा कर लेता है। इसको कौन सा युद्ध कहते हैं? चौल का द्वितीय युद्ध। क्लियर? तो ये कम से कम याद रखिएगा, किसके संबंध में? ये सब अल्मीडा के संबंध में। क्लियर? तो लिख लेगा। हाँ, 1505 में ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की नियुक्ति गवर्नर के पद पर हुई। किस लिए हुई थी? पुर्तगाली हितों की रक्षा के लिए। रक्षा है, किस? पुर्तगाली हितों की रक्षा है। फिर जो है कह रहे हैं इसका क्या टारगेट होगा, मैंने बता ही दिया था जो था मेन। इसने क्या किया? हिंद महासागर पर अरबों को हटाकर अपनी स्थिति अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, मजबूत के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। ब्लू वाटर पॉलिसी क्लियर? तो ये सब बातें हैं। फिर जो हम लोग देखें, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। फिर इसके समय क्या हो रहा है? ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की किसने? अल्मीडा ने। अब देखते हैं 1508 ईस्वी में, ठीक है, चौल का युद्ध। इसमें क्या हुआ? कौन लड़ रहा है? मिस्र ये है, मिस्र एवं गुजरात की संयुक्त सेना वर्सेस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनका बेटा लोरेंको
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा मारा गया, डी अल्मीडा मारा गया। कौन मारा गया? लोरेंको डी अल्मीडा मारा गया। फिर जो हम लोग देखें चौल का कौन हो रहा है? चौल का द्वितीय युद्ध 1509 ईस्वी, 1509 ईस्वी अल्मीडा ने संयुक्त सेना, इस संयुक्त सेना को पराजित किया। सेना क्या किया? पराजित किया। क्लियर? तो अल्मीडा ने संयुक्त सेना को क्या कर दिया? 1509 में पराजित किया। द्वीप को जीत लिया। द्वीप को क्या किया? जीत लिया। द्वीप को जीत लिया। क्लियर? तो याद रखेगा 1509 फरवरी 1509 में बढ़ाएंगे। तो ये सब मामला हो रहा है। आगे बढ़िए, बढ़ाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये सब किसके विषय में जानकारी रखनी है? अल्मीडा के विषय में। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसके विषय में देख रहे हैं? अल्बुकर्क। ठीक है, तो पुर्तगाली शक्ति का पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। लेकिन कहा जाए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? उसे किसे कहेंगे? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। उसको कहेंगे अल्बुकर्क। बढ़ाएंगे, बढ़ रहे हैं। ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क कौन है? अल्बुकर्क था। क्लियर? 1503 ईस्वी में पुर्तगाली स्क्वाड्रन बना। 1509 में ईस्वी में वायसराय बना। भारत में क्या बन गया? वायसराय बना। देखिए 1510 ईस्वी में इसने बहुत क्वेश्चन पूछा था। ये इसने बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया। गोवा है, ये सब बच्चों किसके बारे में चल रहा है? अल्बुकर्क के बारे में। ठीक है, हाँ, गोवा छीन लिया। अब गोवा कितना इंपॉर्टेंट है? दक्षिण भारत के राज्यों पर निगरानी रख सकते थे गोवा के माध्यम से। मालाबार तट तक पहुंच सकते थे। मालाबार तट तक व्यापार करने के लिए गोवा से होते हुए चले जाते थे। गोवा खासकर बंदरगाह के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। जो हिंद महासागर का जो भी है, अरब सागर का जो भी व्यापार है, वो कहाँ से होते हैं? मेन गोवा, उसके सबके लिए महत्वपूर्ण था। क्लियर? फिर आ जाइए 1515 ईस्वी में किसको जीत लेता है? मलक्का। 1515 ईस्वी तक कह लीजिए, 1515 ईस्वी तक मलक्का तथा हरमुज पर भी नियंत्रण क्या कर लेता है? नियंत्रण कर लेता है। मलक्का था हरमुज पर भी इसने नियंत्रण कर लिया। कब? 1515 तक। मतलब 1515 तक बहुत ज्यादा इसने क्षेत्र विस्तार कर दिया, साम्राज्य का विस्तार किया। इसीलिए इसको पुर्तगाली शक्ति का क्या माना जाता है? जो है संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर? इसने एक नीति अपनाई खासकर, और ज्यादातर पुर्तगाली शासकों की नीति रहती भी थी। इसके विषय में कहा जाता है कि जो ये अल्बुकर्क था, इसने जो है हिंदू स्त्रियों से विवाह किया। हिंदू महिलाओं से विवाह। हिंदू स्त्रियों से विवाह कर मतलब क्या किया? धर्म परिवर्तन कराया। क्या किया इसने? धर्म परिवर्तन कराया।
और भी अल्बुकर्क के विषय में कहा जाता है जी गोल्ड ग्लोरी आपका है, ठीक है, गोल्ड हो गया, एक ग्लोरी हो गया, ठीक है। तो उन्होंने और गॉड, दूसरा कौन जी, गॉड, समझ रहे हैं। गोल्ड मतलब यहाँ से धन कमाओ, खूब सोना कमाओ, ग्लोरी फेम कमाओ, और क्या है गॉड मतलब क्या है, ईसाइयत फैलाओ, क्या फैलाओ, ईसाइयत। तो इनका कॉन्सेप्ट था गोल्ड, ट्रिपल जी से आजकल 6G चलने लगा है, फिर 3G चला रहे थे। ये पुर्तगालियों का ड्रीम क्या था, 3G का, ठीक। 3G मतलब क्या, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड, क्लियर। एक तरफ तलवार है तो एक तरफ ईसाई धर्म स्वीकार करो, ऐसी नीति किसके विषय में कहते हैं, अल्बुकर्क के विषय में और खासकर पुर्तगालियों के विषय में। अब आते हैं हम लोग हैं नुनो डी कूनो के विषय में, थोड़ा बहुत जानकारी किसके विषय में रखें, नुनो डी कूनो। तो हम लोगों ने इनके देखो ज़्यादा पॉइंट्स आप चक्कर मत पड़े, जो मेन पॉइंट हो कम से कम वो याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हर स्थिति में याद रखना है, इतने पॉइंट्स याद रखिएगा, हर स्थिति में क्वेश्चन आए तो यहाँ से हम लोग कर सकें, बढ़े। अब आइए, कौन है आपका आमला यहाँ से। अच्छा, पुर्तगालियों ने बहुत सारी शक्ति का विस्तार किया था, जैसे अल्बुकर्क ही क्या कर रहा है, अल्बुकर्क ने यहीं तो नहीं जीता था इसने, अभी आगे क्या क्या कर रहा है, इसने क्या किया, पेगू पड़ता है, थाईलैंड पड़ता है, जावा पड़ता है, उससे भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए किसने, अल्बुकर्क ने। ये सब विषय आए तो आपको बताना पड़ेगा। सकोत्रा द्वीप, सुमात्रा, सकोत्रा हो गया, सुमात्रा हो गया, इन क्षेत्रों पर इसने क्या बनवा दिए, वहाँ पे किले बनवाए, क्या बनवाए, किले बनवाए, ये सब जानकारी है। और 1518 ईस्वी में सचुआन, एक चीन में पड़ता है, सचुआन प्रांत में इसने बस्ती बसाई थी, ठीक है। ये सचुआन क्षेत्र में, चीन के सचुआन क्षेत्र में क्या होता है, इसने बस्ती बसाई। ये क्या किसके विषय में है, अल्बुकर्क। याद रखिएगा, इसे छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है, फिर ऐसे सेंटेंस बना के दे देगा, खासकर हम लोगों के पेपर में तो सेंटेंस आते ही हैं, और सिविल के भी आएगा। अल्बुकर्क के विषय में पहला स्टेटमेंट, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक लिखा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आराम में तो सब रटे बैठे थे, वही आ गया। फिर दूसरा सेंटेंस आएगा, 1510 में इसने बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया। फिर तीसरा सेंटेंस आया, इसके जो संबंध, व्यापारिक संबंध थाईलैंड, जावा तथा पेगू जैसे क्षेत्रों से थे, साथ ही साथ इसने चीन के सचुआन प्रांत में बस्ती भी बसाई थी। तो ये भी सेंटेंस इसके मामले में सही है। फिर 1515 तक फारस की खाड़ी, मलक्का जल संधि पर भी नियंत्रण स्थापित कर चुका था, ये भी किसके विषय में, सब किसके विषय में, अल्बुकर्क, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नुनो डी कूनो, इसमें इतना नहीं, नुनो नुनो नूनो डी कूनो, या कहीं कूना लिखते हैं, नुनो डी कूनो, इनके विषय में क्या है बताया था, 1529 ईस्वी करीब ये क्या चल रहे हैं, वायसराय बनते हैं, हालांकि आते बहुत सारे हैं, ठीक है। अब बताया जाता है कि हुमायूं ने जब गुजरात के किस पे आक्रमण किया था, बहादुर शाह पर, 1534 ईस्वी में हो रहा था। 1534 ईस्वी में हुमायूं द्वारा हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह पर आक्रमण किया था। तो इसने जानते हो पुर्तगालियों से मदद के लिए, पुर्तगालियों से क्या लेने के लिए, पुर्तगालियों से मदद के लिए बेसिन द्वीप उन्हें दिया था। कौन सा द्वीप दिया था, बेसिन द्वीप सौंपा, और साथ साथ उसने कहा था द्वीप भी हम तुमको दे देंगे आगे चल के, क्या करार में कह दिया था, द्वीप, बेसिन तो सौंप दिया था। बाद में होता क्या है, 1534-36 ईस्वी में हुमायूं वापस चला आता है। हुमायूं क्या हुआ, वापस चला गया था, वापस चला दिल्ली, वापस चला गया दिल्ली, अगर आपने क्षेत्र में वापस चला गया, तो वहां पर विद्रोह तैयार हो जाता है। तो उस विद्रोह में इतना ज़्यादा विद्रोह बढ़ जाता है, तो अब इसको कुछ अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं बहादुर शाह को। तो 1537 में क्या होता है, 1537 में इसको नाव पे बुलाया जाता है, समझौता कहते हैं, और वहीं पर इसको फेंक दिया जाता है, इसकी हत्या कर देते। 1537 में मैंने क्या कहा था, जो है जहाज से धक्का देकर इसको क्या किया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है, वहीं पर इसकी डूबने से क्या होती है, मृत्यु आती है। तो बाज बहादुर की मृत्यु, बाज बहादुर की मृत्यु या हत्या,
हत्या कर ली जाती है। हत्या किसके द्वारा हो रही है? पुर्तगाली। और उस दौरान सब मामला किसके समय हो रहा है? नुनो डी कोनो। क्लियर? तो यहाँ तक हम लोग आए, तो आज हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने इसी तरह रखा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद लगभग पुर्तगालियों को हमने समाप्त कर दिया है। अब पुर्तगालियों के थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कहाँ कहाँ ये लोग व्यापारिक अपनी कोठी बनाते हैं। हर क्षेत्र की व्यापारिक कोठी आपको याद रखनी पड़ेगी सन के साथ, क्योंकि पेपर जब कठिन बनता है तो मिलान सन तक आ सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्षेत्र है इनके अंडर में वो, यहाँ तक कि आगे देखोगे इसने जो है क्या किया था, हुगली में भी पुर्तगालियों की कोठी स्थापित कराई थी, या कह दिए हुगली में भी पुर्तगालियों की शक्ति का विस्तार किया था। किसके समय हो गया था? नुनो डी कोनो के समय। तो ये सब कहाँ कहाँ हो रहे हैं, पुर्तगालियों के केंद्र बस रहे हैं, वो सब पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम लोग इसको देखेंगे, पुर्तगाली के बाद कौन आ रहे हैं भारत में? कौन आएंगे? फ्रांसीसी सेकंड पे आते हैं, डच। फिर डच के देखने के बाद किसको देखेंगे? अंग्रेज आएंगे, तो अंग्रेजों को देखेंगे। और फिर डेनिश का कोई मतलब नहीं रहता है, फिर आपका कौन है? अंग्रेज, ठीक है, खासकर कौन है? अंग्रेज। तो हम लोग फ्रांसीसी हैं, कौन है? फ्रांसीसी। तो हम लोग फाइनली बाद में देखेंगे किसका मामला चलेगा? अंग्रेज और फ्रांसीसी का। इसी और उन्हीं से संबंधित बहुत सारे युद्ध हो जाएंगे, और उसी दौरान सब प्लासी है, बक्सर है, ये सब समाप्त हो जाएगा, और हम लोग आगे की हिस्ट्री में बढ़ते चलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग बहुत जो है हम लोग उन फेज से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से लोग जल्दी निकल आते हैं। हम लोग 1 या 2 ही क्लास ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन नॉलेज तो उस क्षेत्र में पूरा हो जाएगा। कोई चीज़ आपसे छूटी तो नहीं होगी, मतलब कहीं यूरोपियों का आगमन क्यों बनना पता है, क्वेश्चन तो हम लोग कहीं डालेंगे, अभी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे कम ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके, कर्नाटक वगैरह मिलेंगे। हमने तो बहुत आगे तक की देख ली, चर्चा कर ली, ठीक है। जब आपका टेस्ट होगा संडे को, तो उसमें वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, हर एक टॉपिक से डेप्थ से क्वेश्चन बनेंगे, फैक्ट तो रहेगा ही, डेप्थ भी बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। 2 से 3 दिन में सारी शक्तियों का मामला हम लोग क्लियर कर चुके होंगे, 2 से 3 क्लास।